आप सही है कि MQM की मुखालफत में पाक सरजमीन पार्टी सामने आई, उसके बाद MQM लंदन बनी, MQM पाकिस्तान बनी, फिर उसके भी धड़े बन गए, फिर MQM बहादुराबाद बन गई, फिर MQM PIB बन गई, और अब फारूक सत्तार साहब का जो मामला है इख्तलाफात की वजह से वो MQM से बिल्कुल बेदखल है। इस तमाम तर सिनेरियो में, इस तमाम तर कहानी में जो मुहाजिर का वोट बैंक था वो तकसीम हुआ, इसका फ़ायदा किसको हुआ? ना इसका फ़ायदा MQM का हुआ, ना PSP को हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है, क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं MQM की मुखालफत में नहीं आया, मैं उस पूरी फ़िलासफ़ी के मुखालफत में आया जहाँ पर इंसानों की जानों का ज़िया हो रहा था। मेरी 3 नस्ल तबाह हो गई थी। मुहाजिरों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। मुहाजिर नाम पर जिस रास्ते पे लेकर जाया गया, उस रास्ते पे 25,000 नौजवान शहीद हो गए, शोधा कब्रिस्तान आबाद हो गया। उसमें हज़ारों लोग लापता हो गए, हज़ारों लोग आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। उसमें लोग दुनिया भर में भागते फिर रहे हैं, नौजवान जो अपने घर नहीं आ सकते। उसके बाद ये शहर पढ़े लिखों का इस नारे से पहले 30 साल पहले नारे से पहले ये शहर पढ़े लिखों का नंबर 1 शहर होता था पाकिस्तान में। आज उसकी रैंकिंग 43 हो गई। हैदराबाद पढ़े लिखे शहरों में पाकिस्तान में नंबर 5वें पे रैंकिंग होती थी, आज उसकी रैंकिंग जो है वो 65वें नंबर पे होगी। हम मुल्क के ख़िलाफ़ कहलाने लगे लोग, हमारी हुब्बुल वतनी पर दाग लग गया। हम जो है वो सिक्योरिटी रिस्क हो गए। हमारे नौजवानों के ऊपर कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगा दें और उसके ऊपर MQM का नाम लगाएं, दुनिया यकीन करने लगी। तो एक ना रुकने, हम पख्तूनों से लड़ गए, हम पंजाबियों से लड़ गए, हम सिंधियों से लड़ गए, हम बलोचों से लड़ गए। हमने मुहाजिरों ने 9 दफ़ा वोट दे दिया, MPA बना दिया, MNA बना दिया, वज़ीर बना दिया 6 दफ़ा, 3 दफ़ा वफाकी वज़ीर बना दिया, 14 सालों के लिए गवर्नर बना दिया, मेयर बना दिया, सेनेटर बना दिया। लेकिन आज सब कुछ देने के बावजूद ये शहर गंदा पानी पी रहा है, गटर मिला पानी पी रहा है। पीले काले लाल स्कूल तबाह हो गए हैं। ये शहर जो वो लापता नौजवानों की फहरिस्त है एक लंबी। अस्पतालों में दवा नहीं है, सर्दियों में गैस नहीं है, गर्मी में बिजली नहीं है। ये वो एक पूरा ना रुकने वाला सिलसिला था जिस फिलॉसफी के ऊपर फिर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने पहले पार्टी छोड़ी, 3 साल तक बाहर रहे। मैं सेनेटर था जब छोड़ कर गया। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला हक बात कहो और सब्र करो। आप अगर सूरह असर पढ़ें तो चार सिफात बताई गई हैं। उसके अलावा कहा गया है कि सारे के सारे इंसान खसारे में। अल्लाह ताला कह रहा है ईमान लाओ, नेक अमल करो, हक बात बयान करो, सब्र करो। तो हमने हक बात बयान की है और उसके ऊपर सब्र किया है। हमारा और कोई हमारी लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। सियासी मंजरनामे में पाक सरजमीन पार्टी क्या है और किस तरह देख रही है सियासी मंजरनामा बनते हुए? पाकिस्तान की सारी पार्टीज़ मौजूदा जो पार्टीज़ असम्बलियों में हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सब नाकाम हो गए हैं। सब नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान के लोगों की तकदीर अगर उसने बदलना है तो उन लोगों ने बदलना है जिनको हालात का, जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, जिन्होंने प्रैक्टिकली काम किया है और डेवलपमेंट की है विदाउट करप्शन, जिनको गलियों का पता है, जो गली कूचों से निकल कर जो है वो इस लेवल पे आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें, 100 दिन या 4 महीने में आप इकोनॉमी को ऊपर तो नहीं ले जा सकते, आप कम से कम इकोनॉमी को नीचे तो ना ले जाते ना। यहाँ बात यह है। तो कहते हैं ना कि होनहार बच्चे के पैर जो है ना वो पालने ही में पता चल जाते हैं। जहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ये फरमाएं कि मुझे डॉलर के रेट का पता टीवी देखकर होता है, जहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ये फरमाएं कि यू टर्न ना लेने वाला बंदा जो है वो लीडर ही नहीं है, जहाँ पर 3 महीने 4 महीनों में जो है वो डॉलर 23 रुपए जो है वो महंगा हो गया। हमारी पूरी तमाम आपको पता है कि इंपोर्ट बेस इकोनॉमी है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी जो लोग करते हैं वो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो सब चीज़ें महंगी हो गई, जो आटा में अब उस खजाने जो खाली पड़े हैं उसमें हमें मुल्की मईशत को बेहतर तरीके से चलाना है तो मुश्किल वक्त तो आएगा, मुश्किल वक्त तो गुजारना पड़ेगा कौम को। जब वो वोट मांगने निकले थे उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुश्किल वक्त आएगा। उस वक्त उन्होंने कहा था $200 अरब इमरान खान लेकर आएगा,
100 अरब डॉलर जो है वो मुंह पे मारेगा कर्जदारों के और 100 अरब डॉलर से जो है वो इकोनॉमी चला देगा, उस वक्त ये कह के वोट मांगा गया था। मैं इसके बहस में नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ इंडिकेटर बता रहा हूँ। लोगों ने, जो लोगों ने वोट दिया है कराची में, वो कानों को हाथ लगा रहे हैं कि भाई हमसे गलती हो गई है। 1.5 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, जिनको, जो बेचारे किसी केबिन पे, किसी पान की दुकान पे, किसी ठिए पे, किसी दुकान पे अपनी चलाते थे, और ये चूंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है, आप बेरोजगारी अलाउंस नहीं देते, तो लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे। आपने 1.5 लाख लोगों को एनक्रोचमेंट के नाम पर जो है वो फारिग कर दिया है, आपने उनको बेरोजगार कर दिया है। मैं एनक्रोचमेंट के हक में नहीं हूँ, ना मैं चीफ जस्टिस के। ये तो तजावुजात की जो खात्मे का ऑपरेशन है, ये तो सुप्रीम कोर्ट हो रहा है, हुकूमत तो नहीं कर रही। मेरा जवाब सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज आकर नहीं तोड़ रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज के आगे खड़े होकर हुकूमत को ये कहना चाहिए था कि भाई इससे पहले भी तजावुजात, मेरे ज़माने में भी तजावुज़ हटाए ना मैंने, 28,000 मकानों को तोड़ा है मैंने। तो जज के सामने मैंने खड़े होकर कहा कि भाई इनको अगर आप नेमुल बदल नहीं देंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर दोबारा इनक्रोच करेंगे। तो हमने 3 आबादियाँ बसाई थी उस ज़माने में, सोराब गोट पर, उसके बाद बल्दिया में, और फिर जो है वो वहाँ हॉक्स बे पे। ये हुकूमत, जज आकर नहीं बुलडोजर चला रहे हैं ये। उसके बाद आप जाके मालूम करें ना, जाके तमाम ये जो आपने जिन लोगों को हटा दिया, क्या वो आसमान पे चले गए? और भाई वो शहर भर में फैल गए। अब और बड़ी एनक्रोचमेंट हो रही है, और बड़ी तादाद में एनक्रोचमेंट हो रही है। पूरा सदर के एरिया दोबारा भर गया। अब ये पैसे कमा रहे हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले, अब नोट लेके, रिश्वत लेके, भारी कीमतें लगाकर दोबारा वो लोग आबाद हो रहे हैं। आप जाकर देखें लाइट हाउस पे, उस मलबे पे जिसकी दुकानें गिराई हैं, वहां पर दोबारा टेंट लगाकर दोबारा बैठ गए लोग ना। जी जी बिल्कुल मुस्तफा साहब, ये एनक्रोचमेंट कब कायम हुई थी इस बारे से हम बात करेंगे, लेकिन जरा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि मेयर कराची वसीम अख्तर ने हमारे ही हवाले से क्या गुफ्तगू की थी जब उनसे इस एनक्रोचमेंट के हवाले से सवालात किए गए थे। आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा वसीम, हम लोग 40 साल से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, क्या आपकी जमात के साबिका मेयर इस बात से लाइल्म थे? लोग तो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि पथारे वालों को यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर लाके आबाद किया और उनसे पैसे भी लेते रहे। क्या आप इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करेंगे? देखिए, माजी में तो बहुत कुछ हुआ है, मैं माजी में जाना नहीं चाह रहा। ये बिगाड़ है माजी का, इसमें हमारी भी गलतियाँ होंगी, जो हुकूमतें रही हैं उनकी गलतियाँ हैं, KMC की गलती है, KDA की गलती, हर एक की गलतियां हैं। मगर इस गलती को अगर हम पीटते रहेंगे तो आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। एक गलत काम हो गया है और जिन्होंने किया है उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इंशाल्लाह हम वो करेंगे। जी, तो मुस्तफा कमाल साहब, सुना आपने, वसीम अख्तर साहब कहते हैं माजी में गलतियां हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, हमारी जमात से भी हुई हैं, हमने उन गलतियों सबक सीखा है। मेरा सवाल आपसे ये है, इन पथारे वालों को, इन तजावुजात को कायम करने वालों को किसने बिठाया यहाँ पर लाके? इल्ज़ाम ये भी है कि MQM जो है इनसे भत्ता लेती रही, इनको बिठाया गया, इनको पैसे इनसे लेती रही और इनको आबाद किया गया। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरे ज़माने में मेरा नाम लिया किसी ने? नहीं, आपका नाम नहीं लिया, MQM का नाम लिया है। मेरा नाम किसी ने? नहीं। ओके ओके, तो MQM जो 30 सालों से यहाँ पर हुकूमत में, मैं अपने ज़माने की बात करता हूँ आपसे, सुनिए। मेरे ज़माने में 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में कराची शामिल था मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, और आज ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल था, नंबर 1। मेरे ज़माने में बाग इब्न कासिम जो कि एनक्रोच था, पहली दफ़ा 130 एकड़ का एशिया का सबसे बड़ा पार्क बना के दिया। 70% पार्क वहाँ पर एनक्रोचमेंट थी। बीच पार्क बना के दिया, पूरा एनक्रोच था। तारिक रोड पर झील पार्क बना के दिया, 30 सालों से एनक्रोचमेंट थी, बंद था सारा सिलसिला। मैंने अपने ज़माने में कटी पहाड़ी काट कर एनक्रोचमेंट हटाकर कटी पहाड़ी का रास्ता बना कर दिया। मैंने अपने ज़माने में 28,000, वो आपने अपने खुद ही अपनी डिसीजन पे तो नहीं किए वो सारे काम। आप अपना घर अकेले नहीं चला रहे होते, कि आप अभी टीवी पे बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं, आपके साथ भी जो है सारे लोग होंगे, पीछे जो है आपके जो है वो प्रोड्यूसर होंगे, टेक्नीशियन होंगे, यहाँ पे लोग काम है। तो लेकिन जो है वो एंकर तो आप मशहूर हो रही है ना, एंकर तो आप दिख रही हैं, आप बताएंगी प्रोग्राम कर रही चीजें। भाई मैं कब कह रहा हूँ कि मैं अकेला था, सुपरमैन था? ये तो अजीब ही
अजीब ही बात है, मतलब कोई ये कह रहा है कि मैं अकेला था। अच्छा भाई, मेरे जमाने में मुझसे काम लिया जाता तो हैदराबाद के मेयर से क्यों नहीं काम ले लिया? वो भी एमक्यूएम का मेयर था। एमक्यूएम पाकिस्तान तनकीद करती है ना आप पर सर, देखें ये तो वो तनकीद है, ये वो सवाल है जवाब दे रहा हूँ ना, की जाती है। जवाब दे रहा हूँ ना, और नहीं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मेरा सवाल है आपके जवाब में, मेरा सवाल ये है कि मेरे ही ज़माने में हैदराबाद का मेयर भी एमक्यूएम का था, उसका वो वर्ल्ड रैंकिंग में क्यों नहीं आ गया तीसरे नंबर पे भाई? आज उसकी जो है वो हज़ारों एकड़ ज़मीनें क्यों हैं? आज वो जो है वो दर्जनों बेंगलोर का मालिक क्यों है? आज हैदराबाद छोटा सा शहर है, क्यों नहीं बन गया उस ज़माने में? तो सारी ईमानदारी मुस्तफ़ा कमाल को सिखा दी थी, सारे काम करना मुस्तफ़ा कमाल को सिखा के सबको चोरी पे लगा दिया था। डीएनए का मसला होता है, किरदार। और आज का मेयर क्यों नहीं काम कर रहा भाई? 4 साल हो गए, है तो एमक्यूएम का मेयर, उससे काम नहीं ले रहे। पानी मांगो कहता है इख्तियार नहीं है, सेवरेज मांगो कहता है इख्तियार नहीं है, कचरा उठाओ कहता है इख्तियार नहीं है। 4 सालों में पहली दफा कोई इख्तियार लेकर आया है तो सिर्फ तोड़ने का तोड़ने का इख्तियार लेकर आया है। 4 सालों में कोई इख्तियार लेकर आया है तो सिर्फ तोड़ने का इख्तियार लेकर आया है। चौथे सालों में मसला इख्तियार का नहीं है, मसला किरदार का है। इख्तियार नहीं तो छोड़ते क्यों नहीं है? फिर रिजाइन क्यों नहीं देते? बकवास करते हैं, इनके पास हैं पैसे, झूठ बोल रहे हैं, गिद्ध हैं ये गिद्ध। लोगों को, वो ये जो मुहाजिरों की आप बात कर रहे थे, मुहाजिरों को तो मैंने छुड़वाया इन गिद्धों से। ये तो बोटी नोच रहे थे मुहाजिरों की, ये तो हर हफ्ते शोधा कब्रिस्तान एक मुहाजिर की लाश पहुंचा रहे थे। ये तो 2.5-3 सालों से मुहाजिर मरना बंद हो गया, शोधा कब्रिस्तान में ताले लग गए। हाँ, हम इलेक्शन हारे जरूर हैं, लेकिन हम मर नहीं गए, पार्टी नहीं खत्म हो गई। इंशाल्लाह हर हक को फैलने में टाइम लगता है, देर लगती है। हक वो है ही नहीं जो पहली दफा में पहले ही साल में आकर फैल जाए, फौरन फैल जाए। हक वही होता है जो आहिस्ता आहिस्ता ठहर के जाता है। आप देखें, जूतियों में दाल बट रही है उन लोगों को जो जीते हैं। आज हम हारने के बाद भी पहले से ज्यादा मजबूत खड़े हैं। हम लोगों पे छोड़ते हैं कि लोगों को फैसला करने दें इस वाली बात का। अच्छा ये बताइए, फारूक सत्तार साहब आजकल कहीं नहीं है, जाहिर है पार्टी में उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या पाक सरजमीन पार्टी में कोई गुंजाइश है उनकी? क्या कोई ऑफर देना चाहेंगे आप उनको? नहीं जी, पाक सरजमीन पार्टी ने अपने दरवाजे आज से साल भर पहले उनके लिए बंद कर दिए। उनका मुकद्दर रुसवाई है, सिर्फ रुसवाई है। और ये जो आप पहले भी बात कर रहे थे, आप देखें ये एमक्यूएम इतनी मजबूत जमात थी, हम पर ब्लेम लगाते हैं कि हमने आने के बाद, ये कितने मजबूत थे भाई कि मुस्तफ़ा कमाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो वो ढह गए, रेजा हो गए। कितनी झूठ पर इमारत बनाई हुई थी कि हमारे सच के आगे ठहर ही नहीं सके। और अल्लाह ताला जो है वो रुसवाई दर रुसवाई जो है वो लोगों को देता चला जा रहा है कि अक्ल शऊर पे पर्दे डाल दिए अपनी, यानी कि लोग इनसे माइक छीन रहे हैं, लोग इनके पास जमा नहीं हो रहे। अजीब हशर है, लेकिन जो वो तौबा करने के लिए तैयार नहीं। अपनी अय्यारी से, अपनी चालाकी से समझते हैं कि इज़्ज़त ख़रीद लेंगे, इज़्ज़त बना लेंगे, कामयाबी हासिल कर लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके अक्ल शऊर से पर्दे हटाए और उनको दुनिया को और इसको समझने की तौफीक दे और तौबा करने की तौफीक दे। इनका मुकद्दर जो है वो रुसवाई के अलावा कुछ और नहीं है। यहाँ से ये उठना नहीं है उन्होंने, ये दुनिया के लिए इबरत का निशान है। मुस्तफ़ा कमाल के पास टाइम ही नहीं है कि जो है वो ये सोचे और ये दिखाए कि जी वो इनको कोई टाइम दे, या इनके ऊपर आप जो सवाल करें कि इनका सियासी मुस्तकबिल क्या है। एक लफ्ज़ जुमले में रुसवाई प्लस रुसवाई प्लस रुसवाई। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आप समझते हैं ये तमाम तर अमल, अगर इसमें सियासत हो भी रही है तो ये अमल सही है? जो तजावुज़ात कायम की गई थी कराची में, ज़ाहिर है ये सब कुछ गैर कानूनी था, इसको ख़त्म करना ठीक है, गलत है, या इसकी कोई प्लानिंग होनी चाहिए थी प्रॉपर? उनको कोई मुतबादिल फराहम करना चाहिए था, फिर ये ऑपरेशन शुरू होता? देखिए, सिर्फ नाजायज़ तजावुज़ात ही नहीं हटाए गए, बल्कि लीज़ दुकानों को भी तोड़ा गया जिनके पास बाकायदा पेपर है। खोली गार्डन आप जाएं, 129 दुकानों को तोड़ दिया गया जिनके पास 2027 तक की पेमेंट्स कर रखी हैं उन्होंने केएमसी को, और उनको 3 घंटे के नोटिस पे उनको उनके 50-55 साल पुराने कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया गया। रियासत, मैं कहता चला आया हूँ, रियासत माँ जैसी होती है।
माँ अपने बच्चे को गलत काम करने पे भी सरजनिश करती है, डांटती है, लेकिन वो अपने उसको घर से निकाल कर बाहर भूखा नहीं मारती, उसको खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ती, उसको शेल्टर देती है। पाकिस्तान कोई फलाही रियासत नहीं है कि बरतानिया की तरह आप बेरोज़गारी अलाउंस देते हो, 1000 पाउंड देते हो महीने के आखिर में हर बेरोज़गार को, घर देते हो, अस्पताल और एजुकेशन देते हो। पाकिस्तान तो यहाँ पर बेरोज़गारी वैसे ही बहुत ज़्यादा है। अगर किसी ने कुछ इंक्रोचमेंट करके कोई भीख नहीं मांग रहा और अपने बच्चों के लिए 500-1000 रुपये शाम में कमा कर लेकर जा रहा है, अगर आपने उसको तोड़ना है तो पहले हमेशा ये हुआ है, फिर रियासत उनका कोई बंदोबस्त करती है, उनके लिए कोई मुतबादिल जगह तलाश करती है, फिर उसके बाद उसको तोड़ती है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना कि लियारी एक्सप्रेसवे जो कि नाला था, एनक्रोचर थे सारे वहाँ पर, 28,000 मकानात तोड़े। अगर उनको छोड़ देते तो वो कहीं ना कहीं जाकर, इंसान है ना, वो आसमान पे तो नहीं चले जाते। आप किसी का मकान तोड़ रहे हैं, उसके अंदर बंदे तो आपने छोड़ दिए, तो बंदे भाई अगर उसके पास मकान नहीं है तो वो कहीं आसमान पे तो नहीं चला जाएगा या कब्र में तो नहीं चला जाएगा, वो तो किसी ना किसी ज़मीन पे रहेगा, फिर किसी नाले पे जाकर बैठेगा, किसी पानी की लाइन पे बैठेगा, किसी सड़क पे बैठेगा। तो आप तो सिर्फ तोड़ना आपका काम नहीं है, उसके आगे की फिक्र करना भी रियासत का काम है। तो रियासत ने ये जो पावर ड्रंक लोग होते हैं कि नशे में अपनी पावर के नशे में जाकर बिल्डोजर चला दिया, आगे की फिक्र नहीं की। ओ नहीं बाबा, मैंने अपने ये प्रीडी स्ट्रीट बनाई थी मैंने कायद आज़म के मज़ार के पीछे, पता नहीं 8 लेन की रोड बनाई थी, पूरे लाइंस एरिया को काटा था मैंने। 1285 मकानात 55 साल पुराने काट तोड़ दिए थे सारे। तो क्या मैंने उनको छोड़ दिया? कोई भी आवाज नहीं आई मेरे जमाने में कि कोई कैमरा चल रहा हो, कोई सुप्रीम कोर्ट आ रहा हो बीच में, हजारों मकानात इंक्रोचमेंट तोड़िए, नहीं, उनको मुतबादिल दिया भाई, इज्जत के साथ उनको मुतबादिल दिया। कटी पहाड़ी पे भी पख्तून 175 पख्तून खानदान रह रहे थे, वो सारे इल्लीगल थे। कटी पहाड़ी काट कर जब रोड बनाई, उनको भी जाकर कहीं पर आबाद किया है। हजारों दुकानें इंक्रोचमेंट साफ हुई हमारे जमाने में। देखिए, आप जब रियासत होते हैं तो आपको एंड टू एंड सोल्यूशन पे आना पड़ता है। आप देखें, सारी इंक्रोचमेंट तो दोबारा लग गई, इतने कैमरे चले, इतनी वाह हुई, इतना शोर शराबा हुआ, सारा ये सब अभी दोबारा। और आप देखें, सिटी गवर्नमेंट जज साहब को ज़रा चेक करें कि ये अफसरान कितने पैसे पर रिश्वतें कमा रहे हैं, लोगों को डरा कर एक तरफ की दुकानें तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वालों को कह रहे हैं कि पैसे पहुंचाओ वरना तुम्हारे पास भी बिल्डोजर आ रहा है। कराची में लोग परेशान हैं, लोग हद से ज़्यादा परेशान हैं। आप देखिएगा कोई ना कोई वाक़या खुदा ना खास्ता ना हो इस मामले पर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपका, आपके कीमती वक्त का आप शो में आए और आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही पूरे सियासी माहौल के हवाले से। आपको हम एक दफ़ा फिर जो है आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन PSP के लिए आपके लिए बहुत अच्छे साबित हों, कि आपकी जो विल है, आपकी जो ख्वाहिश है कि कराची का ख़ास तौर पर नक्शा बेहतर कर दें और कराची के लिए काम कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी भाई बहुत शुक्रिया। और इसी नोट के साथ कि कराची के लिए ख़ास तौर पे जो कि 70% रेवेन्यू देता है पूरे मुल्क को, कोई बेहतर काम करने वाला है और वाकई कराची के और कराची के अवाम के मसाइल हल हो सकें और वाकई किसी की विल हो कि कराची के मसाइल हल करने हैं, सिर्फ बातें नहीं करनी हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।